के सेशन को। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन्फिनेटिव, लेकिन इन्फिनेटिव आपको पढ़ाने से पहले, इन्फिनेटिव तक ले जाने से पहले इनके बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले इतना जितनी बातें बोलूंगा बस आप ध्यान से सुनते जाइएगा। इन्फिनेटिव आपका आज के बाद कोई प्रॉब्लम इन्फिनेटिव में बचेगी नहीं। सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होगी वो कुछ यहां से हम लोग करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब मैंने ऑलरेडी आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है कि वर्ब होता क्या है। ठीक है जी। अब वर्ब में आपको दो चीजें यहाँ पे समझने की जरूरत है। वो क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वर्ब में एक चीज आपकी होती है दैट इज फाइनाइट वर्ब। एक आपका फाइनाइट वर्ब होता है और जो दूसरा होता है वो आपका होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। एक फाइनाइट वर्ब होती है और दूसरी क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अगर मैं वर्ब के डेफिनेशन की बात करूं तो ये आज मैं वर्ब की 9वीं क्लास ले रहा हूं। जब मैंने पहली क्लास वर्ब की ली थी डेफिनेशन तो वहीं बता दिया था। खैर आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों के बारे में पता है, लेकिन आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। बस वही चीज मुझे आपको थोड़ा सा समझाना है, फिर मैं आपको इन्फिनेटिव के पास लेके चलूंगा। तो मैंने कहा जो वर्ब होती है, वर्ब को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया। एक कैटेगरी जो आपकी बनी वो बनी आपकी फाइनाइट वर्ब, और दूसरी कैटेगरी जो बनी वो बनी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। यहां से जो हमारी देखिए शुरुआत हुई है, कोई भी स्टूडेंट अगर आज की क्लास को यहां से देखना शुरू करेगा ना तो वो भी समझ जाएगा, उसको भी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब उसके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर वर्ब तो हमें पहले से पता था, आपने पढ़ा दिया था, बट ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या मामला है वो बस समझा दो। देखो, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। बहुत ही सिंपल है। फाइनाइट वर्ब कौन सा वर्ब होता है? मैंने कहा फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट और उसके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, उन्हें फाइनाइट वर्ब कहेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? इसका जस्ट अपोजिट, जो, या ऐसे कह सकते हैं, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं सीधा सीधा, जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ना चेंज हो। जो मतलब क्या? मतलब जो वर्ब, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, और जो वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। अब आप सोच रहे होगे सर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताओ, यानी आप थोड़ा सा ना एग्जाम्पल के साथ इसको एग्जीक्यूट करके बताओ कि जो आप कह रहे हो उसी को प्रैक्टिकली हमें सिखा दो। चलो जी, पहला एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहां पे लिखा आप लोगों के सामने। जैसे मैंने यहां लिखा ही गोज, यहां मैंने लिखा दे गो, यहां मैंने लिखा दे वेंट, ठीक है, यहां मैंने लिखा ही इज absent, यहां मैंने लिखा राम वाज अ गुड सिंगर। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस के अंदर जरा आप ध्यान देना एक चीज का, जब मैंने यहां पे लिखा ही कैसा सब्जेक्ट है? आपने कहा सर ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने वर्ब कैसी लिखी? आपने कहा सर सिंगुलर वर्ब लिखा। ठीक है, अब मैंने यहां क्या लिखा है? आपने कहा दे कैसा सब्जेक्ट है? आपने कहा ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वर्ब कैसी बनी? आपने कहा सर ये प्लूरल वर्ब बना। कैसा वर्ब बना? आपने कहा प्लूरल वर्ब बना। ठीक है, आपने ये देखा कि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल हो गया। तो यहां पे आप देख रहे होगे कि ये जो वर्ब बदल रही है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल रही है, और ये भी सब्जेक्ट के अनुसार बदल रही है, या ऐसे कह सकते हैं कि भाई टेंस के अनुसार बदल रही है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो ये जो आपने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने जो प्लूरल वर्ब लिखा है, क्या इन वर्ब्स को मैं फाइनाइट वर्ब बोल सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसी वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हो जाए उसे फाइनाइट वर्ब ही कहते हैं। फिर आपने देखा यहाँ पे
ये क्या लिखा है? आपने कहा दे लिखा हुआ है। ये हमारा कैसा सब्जेक्ट? आपने कहा सर सब्जेक्ट तो प्लूरल है, लेकिन आपने देखा टेंस हमने पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। आपने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने वर्ब की पहली फॉर्म लिखी और पास्ट इंडेफिनिट में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी। तो आप ये जो वर्ब बदल रहे हो वो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल रहे हो। जब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट थी तो पहली फॉर्म, जब टेंस पास्ट इंडेफिनिट थी तो दूसरी फॉर्म लिखी। तो ये जो हमारी वर्ब बदली किसके अनुसार बदली? आपने कहा टेंस के अनुसार। तो आपने यहां लिखा है कि कोई भी वर्ब जो है आपकी अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो उसे हम कौन सी वर्ब कहते हैं? आपने कहा सर फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब यहां लिखा आपने ही इज एब्सेंट। आपने देखा कि भाई ये जो हमारा ही था सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब और हमारा प्रेजेंट में है। जब इसी चीज को हमने पास्ट में लिखा तो राम के साथ हमने वाज लिख दिया। तो इन सारे वर्ब्स को जो आप देख रहे हो ये आपके सेंटेंस के किसके अकॉर्डिंग बदल रही हैं? आपने कहा सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नॉन फाइनाइट में आते हैं। जैसे मैंने यहां पे कहा ही होप्स टू विन द मैच। अगला लिखा मैंने ही होप्ड टू विन द मैच। ये मैंने दो लिख दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी चीज को मैं ऐसे भी लिखने की अगर कोशिश करूं, दे होप टू विन द मैच। अब एक चीज आप जरा नोटिस करना, इस सेंटेंस के अंदर आपने ये कैसा सब्जेक्ट लिखा? आपने कहा सर सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा और टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपने कहा ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, लेकिन हमारा ये इसके बाद देखिए आपने वर्ब की पहली फॉर्म लिखी है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट के बाद ये जो आपने लिखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये क्या हो गई? पास्ट इंडेफिनिट। और यहां पे आपने कहा सर ये सब्जेक्ट है, प्लूरल है, और इसके बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म लिखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा ये जितनी भी वर्ब्स आपकी हैं, ये होप वाली, ये किसके अनुसार बदल रही हैं? आपने कहा सर ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल रही हैं। यहां सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यहां सब्जेक्ट आपका यहां पे टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल और प्रेजेंट इंडेफिनिट तो वर्ब की पहली फॉर्म। तो जो भी वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल रहे हैं उन्हें हम फाइनाइट वर्ब नाम देते हैं। इनको आप इसके पहले किस नाम से जानते थे? मेन वर्ब के नाम से जानते थे। तो जो आपके मेन वर्ब हैं उन्हीं को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है जी। तो इन्हें आप क्या बोल सकते हो? आपने कहा सर ये सारे के सारे यहां से लेके ये तीनों, ये इनको हम फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो रही हैं? आपने कहा सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। लेकिन आपने इनको नोटिस किया, ये जो टू विन द मैच है, ये टू विन द मैच है, यहाँ टू विन द मैच है। यानी अगर मैं टू विन की बात करूं, यहां पे आपने सब्जेक्ट बदला, यहां पे आपने टेंस बदला, यहां पे आपने सब्जेक्ट बदला, लेकिन इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। आप चाहे सेंटेंस बदल दो, चाहे आप सब्जेक्ट बदल दो, चाहे आप टेंस बदल दो, कुछ भी बदल दो, लेकिन इनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम नॉन फाइनाइट कहते हैं, कि जिनके ऊपर सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमारी कैसी वर्ब हो गई? इन्हें आपने बोल दिया सर ये हो गई हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। और इसी नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर तीन चीजें आपने पढ़ी। कौन कौन सी? दो तो आप पहले पढ़ चुके हो। इसी नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर तीन चीजें आई। एक जो आपने पहले पढ़ लिया जीरन, जो दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा वो रहा आपका पार्टिसिपल, और जो तीसरे नंबर पे आज आप पढ़ने जा रहे हो वो है आपका इन्फिनेटिव। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। तो यही आज आपको पढ़ना है। पहले बताइए यहां तक की बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई? किसी तरह का कोई डाउट है? बेसिक समझ में आ गया? सर बैच की वैलिडिटी को 1 ईयर रखो। हाँ भाई हो जाएगा, टेंशन मत लो। पहले ये पढ़ो, फॉन्ट को थोड़ा पतला रखो। चल पहले एक बार यहां तक बता दो, कोई डाउट किसी स्टूडेंट को हो तो एक बार बता दो। मुझे नहीं लग रहा कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब सीखने में किसी बच्चे को कोई डाउट आया होगा। अब मैं जब ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई कि भाई ये जो आप इन्फिनेटिव पढ़ने जा रहे हो ये निकल के कहां से आया, आपने कहा सर ये नॉन फाइनाइट वर्ब की 3 कैटेगरी है, उसी में से हमारा इन्फिनेटिव निकल के आया।
अब आते हैं भाई अपने इस पे। पहले तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्फिनेटिव की बात आप लोगों के साथ करूंगा। अगर देखिए इन्फिनेटिव की बात किया जाए तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन्फिनेटिव देखने में कैसा होता है, तो आपने कहा सर ये सारे सबको पता है, सारे स्टूडेंट्स को पता है कि टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म जो होती है वो इन्फिनेटिव, उसकी बनावट बिल्कुल यही है, टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आप यहां लिखोगे नोट करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या नोट करके ना लिखो, आप यहीं पे ऐसे लिखो कि इट एक्ट्स एज अ नाउन एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। यानी जो ये आपकी इन्फिनेटिव होती है ना, इट एक्ट्स एज अ नाउन एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये आपके नाउन के तरीके से भी काम करती है, ये आपके एडजेक्टिव के तरीके से भी काम करती है, और ये आपके एडवर्ब के तरीके से भी काम करती है। तो सारे स्टूडेंट्स ने ये मोटा मोटा समझ लिया कि भाई ये जो टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म है इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ये तीन तरीके से काम करती है, नाउन के तरीके से भी काम करेगी, ये एडजेक्टिव के तरीके से भी काम करेगी, और ये एडवर्ब के तरीके से भी काम करेगी। ये तीनों तरीके से काम करेगी। फिर से वही कंफ्यूजन है, ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर कि सर अगर ये तीनों तरीके से काम करती है तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी सेंटेंस के अंदर कि कहाँ पे ये नाउन है, कहाँ पे एडजेक्टिव है, कहाँ पे एडवर्ब है। बहुत ही सिंपल है। देखो भाई कैसे, नाउन का क्या काम होता है, आपने कहा सर नाउन का काम होता है किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरीके से काम करना या तो ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करना। ये तो नाउन का काम हो गया, ठीक है, यही तो काम होता है। आपने कहा कैसे, आप एक सिंपल सेंटेंस लिख के देखो। आपने कहा राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है। जरा इस सेंटेंस के अंदर मुझे बताइए नाउन क्या है। आपने कहा यहाँ पे जो राम है वो नाउन है। मैंने कहा यहाँ पे क्या नाउन है, आपने कहा ये जो बुक है वो नाउन है, ठीक है। अब ये बीच में क्या लिखी है आपने, आपने कहा सर ये तो वर्ब लिखी है। अब ये वर्ब के पहले जो नाउन आपने देखा है, ये राम क्या है, आपने कहा सब्जेक्ट है। ये जो बाद में लगा है क्या है, आपने कहा सर ये तो ऑब्जेक्ट है। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरीके से सेंटेंस में काम करता है, और आपने कहा कि सर ये जो हमारी इन्फिनेटिव होती है ये किसके तरीके से काम करती है, नाउन के तरीके से काम करती है, तो ये भी किसके तरीके से काम करेगा, ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करेगा, हाँ या ना, करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। आपने कहा सर ये तो एडजेक्टिव के तरीके से भी काम करता है, बिल्कुल सही भाई। देखिए ये जब एडजेक्टिव के तरीके से काम करेगा तो क्या करेगा, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। जैसे अगर आप लिखते हो यहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल, अब यहाँ पे ये गर्ल क्या है, आपने कहा सर नाउन है, इस नाउन की विशेषता बता रहा, तो ये ब्यूटीफुल क्या हुआ, आपने कहा सर एडजेक्टिव हुआ। अब जाहिर सी बात है अगर ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो सकता है क्योंकि ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा ही बताएगा। लेकिन आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, ये इन्फिनेटिव कैसे बता सकता है, बिल्कुल बताएगा। अभी आपको सेंटेंसेस से मैं समझाऊंगा। अब आपने कहा सर एडवर्ब, देखो भाई एडवर्ब का काम क्या होता है, आपने कहा सर एडवर्ब का काम होता है कोई अगर वर्ब है या मान लीजिए कोई एडजेक्टिव है या दूसरा कोई एडवर्ब है, ठीक है, उसकी विशेषता बताता है, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। अच्छा एडवर्ब के लिए मैंने एक बात आपको बहुत बार समझाई होगी, मैंने आपसे कहा है कि नोट करके यहां पे लिखिएगा, जो वाई का, वेयर का, वेन का या हाउ का जो रिप्लाई होता है उसे एडवर्ब कहते हैं। ये मैंने समझाया आपको, ये कई बार मैंने आपको मॉक्स में हर जगह बताया होगा कि जो वाई, वेयर, वेन और हाउ का रिप्लाई होता है उसे एडवर्ब कहते हैं। अब यहां पे देखो बेसिक चीजें सबको एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड, एक एक्चुअली क्या है ना कि मैं काफी घंटे पढ़ाता हूँ खड़े करके, तो मेरी जो नीचे एड़ी है ना उसमें काफी दर्द होता है खड़े होते होते, तो इसलिए स्लीपर पहनने गया था। नहीं तो बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाता है जब आप 3-4 घंटे खड़े रहते हैं। तो इट एक्ट्स एज अ नाउन एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझा दो तो हम लोगों को हर चीज समझ में आ जाए, ठीक है। हर एक चीज मेरे भाई आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनते और समझते चलिएगा। देखिए पहला सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा कि टू एर इज ह्यूमन, पहला सेंटेंस है ये आपके सामने, टू एर इज ह्यूमन, ठीक है। अगर मैं दूसरे सेंटेंस पे आऊं तो मैंने लिखा टू फॉलो दिस एडवाइस मे बी डिफिकल्ट, टू फॉलो दिस एडवाइस मे बी डिफिकल्ट। अब इन दोनों सेंटेंस में एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान देनी है
यहाँ पे आपने क्या लिखा, टू एयर इज ह्यूमन। आपको देखिए कुछ बेसिक बातें मैं पहले बता देता हूं, जो खैर मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, नाउन में ही बता दिया था, बेसिक में ही बता दिया था। यहाँ पे नोट करके आप लोग सभी लोग लिख लीजिएगा। मैंने आपसे कहा था, देखिए जो हु का रिप्लाई होता है या फिर जो व्हाट का रिप्लाई होता है, वर्ब के पहले, यानी अगर वर्ब के पहले जो हु या व्हाट का रिप्लाई होता है वो क्या देता है, हमें सब्जेक्ट देता है। मैंने कहा था वर्ब के बाद जो आपका होम का या फिर व्हाट का रिप्लाई होता है वो हमें क्या देता है, आपने कहा सर वो हमें ऑब्जेक्ट देता है। ये बात हमने बताई थी और मैंने ये भी आपको समझाया था। देखिए हु का जो रिप्लाई होता है वो क्लियर कट सब्जेक्ट होता है, होम का जो रिप्लाई होता है वो पक्की बात है वो ऑब्जेक्ट ही होगा। व्हाट में हमें ये समझना है, व्हाट हमें सब्जेक्ट भी देता है, व्हाट हमें ऑब्जेक्ट भी देता है। समझना बस इतना है कि अगर वर्ब के पहले व्हाट है तो सब्जेक्ट देगा, वर्ब के बाद व्हाट है तो क्या देगा, आपने कहा सर ऑब्जेक्ट देगा, सिंपल। तो अगर आप इस सेंटेंस के अंदर देखोगे तो जैसा कि यहां पे लिखा है टू एयर इज ह्यूमन। अब मैंने आपसे कहा कि भाई व्हाट इज, ठीक है, आपने कहा सर कि गलती करना एक तरीके से मानव जाति की प्रवृत्ति होती है। अच्छा क्या करना, गलती करना। तो यहां पे आप देखोगे ये जो इज है वो आपका क्या है, वर्ब है। ये जो टू एयर लिखा है ये किसका रिप्लाई है, आपने कहा सर ये व्हाट का रिप्लाई है। व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, आपने कहा सर सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रनाउन होता है। यहाँ पे ये जो आपका इन्फिनेटिव है किसके तरीके से काम कर रहा है, आपने कहा सर नाउन के तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई राम श्याम गीता सीता नहीं है, यहाँ पे जो है वो ये है इन्फिनेटिव। जैसे टू फॉलो दिस एडवाइस में बी डिफिकल्ट, कह रहा है कि इस एडवाइस को फॉलो करना मुश्किल हो सकता है। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, ठीक है, मे बी डिफिकल्ट, यहाँ पे आपने क्या लिखा, आपने कहा सर ये आपने मॉडल वर्ब लिख दिया और यहाँ पे जो आपने बी लिखा ये इस मॉडल वर्ब की पहली फॉर्म है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर अगर मैं किसी से सेंटेंस का सब्जेक्ट पूछूंगा ना तो स्टूडेंट पता है क्या बताएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर बता देंगे सर दिस एडवाइस, क्योंकि उन्हें ये यकीन ही नहीं होता है कि टू फॉलो जो इन्फिनेटिव है वो सब्जेक्ट के तरीके से काम कर सकता है। तो सीधा सीधा नहीं बताना है, आपको समझना है। अब मैंने आपसे कहा व्हाट मे बी डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्ट हो सकता है, तो आपने कहा, मैंने कहा व्हाट डिफिकल्ट क्या हो सकता है। तो एक बात बताइए, क्या यह एडवाइस डिफिकल्ट हो सकता है कि उस एडवाइस को फॉलो करना डिफिकल्ट हो सकता है। जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे और जब आप इसके कॉन्टेक्स्ट को समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ एडवाइस के डिफिकल्ट होने की बात नहीं हो रही है, उस एडवाइस को फॉलो करने को डिफिकल्ट होने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कह रहा है इस एडवाइस को फॉलो करना। तो ये जो व्हाट का रिप्लाई हमारे सामने है वो है हमारा टू फॉलो। तो हमें पता है भाई व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, आपने कहा सर नाउन होता है। देखो है ना, व्हाट का रिप्लाई नाउन होगा या तो सब्जेक्ट कह लीजिए, क्योंकि बात वही है, चाहे आप नाउन बोलो चाहे आप सब्जेक्ट बोलो, तो दोनों की बात है, क्योंकि नाउन भी किसके तरीके से काम करेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी क्या होगा, नाउन। तो यहाँ पे ये जो आपका इन्फिनेटिव है वो किसके तरीके से काम कर रहा है, वो आपके सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है। तो आपने देखा भाई इन्फिनेटिव हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक, पहले एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे, अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ एग्जाम्पल और दूंगा, ठीक है, एक एक करके कई एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। अब अच्छा एक चीज और बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो उनको ये लग रहा होगा चलो सर ये तो नाउन है ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो आपने दिस एडवाइस लिखा है वो क्या है। धीरे धीरे ही बातों को मैं समझाऊंगा, लेकिन गौर से सुनना। ये जो दिस एडवाइस है ना ये ऑब्जेक्ट है। अब आप सोच रहे होगे आप बहकी बहकी बातें कर रहे हो, क्योंकि आपने बताया था कि ऑब्जेक्ट तो सर वर्ब के बाद आता है। अब आप क्या कर रहे हो, वर्ब रहा ये और आपने कह दिया ये रहा ऑब्जेक्ट, ये क्या सेंस बनता है। भाई मेरी बात सुनना, अगर कोई लड़का है उस लड़के की अगर मूछ दाढ़ी मुड़वा करके, अगर उसे मेकअप करके, अगर साड़ी पहना करके तुम बाजार में अगर नचा दोगे, ऑर्केस्ट्रा में भेज दोगे, वो लड़की नहीं हो जाएगी, वो रहेगा तो लड़का। उसके जो अंदर के एट्रीब्यूट हैं, जो क्वालिटी हैं, वो तो रहेंगे लड़के वाले, लड़की तो हो नहीं जाएगी वो अंदर से, ठीक है। उसका तो ऊपर से आपने मेकओवर कर रखा है लड़की वाला। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा टू फॉलो है ये है क्या, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव हमारे होते क्या है, होते तो अल्टीमेटली वह भी हैं, होते तो वह भी हैं, लेकिन ये काम किसके तरीके से करता है, नाउन की तरीके से, यानी जरूरत पड़ने पे नाउन। जैसे है आप अपने घर के राजा भले हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो नौकर भी बन जाते हैं। अभी बहनों की शादी हो तो इधर उधर आप भागेंगे, मैं भी भागा हूं, तो जरूरत पड़ने वाली बात है, ठीक है। अब तो वही चीज है कि ये है तो वह भी नाउन के तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर वर्ब वाली एट्रीब्यूट है, क्वालिटी है।
तो ये है तो अल्टीमेटली भैया वर्ब ही, भले नाउन के तरीके से काम कर रहा है। तो वर्ब का एट्रीब्यूट क्या होता है? अपने पहले सब्जेक्ट लेने का, बाद में ऑब्जेक्ट लेने का। जब ये भाई साहब खुद ही यहाँ पे सब्जेक्ट बन गए हैं तो ऑब्जेक्ट अपने बाद ले रहे हैं, ये इनका ऑब्जेक्ट है। जैसे आप बोलते हैं ना स्मोकिंग सिगरेट्स कॉजेज कैंसर, तो स्मोकिंग सब्जेक्ट हो गया जिरंड और सिगरेट्स उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। पहले बताइए समझ में आया आप सभी लोगों को यहाँ तक बात? प्लीज बताते रहिएगा अगर चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है? कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लेना भाई। अब अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो आते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। चलो जी, अब मैंने आपसे कहा अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं कि टू स्विम इन द सी मे बी डेंजरस, अब जरा इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा, आपने कहा कि सर ये तीसरा सेंटेंस है। अब यहाँ पे ये जो देखिए ध्यान से, टू स्विम, ठीक है, ये हमारी टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म इन्फिनेटिव है। ये देखिए इन प्रेपोजिशन हो गया, ये द सी इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। आप सभी लोगों को पता है भाई प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपने कहा सर उसे तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है। ये जो आपका मे है ये आपका मॉडल वर्ब हो गया, ये जो बी हो गई इस मॉडल वर्ब की पहली फॉर्म हो गई, ठीक। अब कह रहा है कि टू स्विम इन द सी मे बी डेंजरस, कह रहा है कि समुद्र में तैरना खतरनाक हो सकता है। मैंने आपसे पूछा कि क्या खतरनाक हो सकता है, व्हाट। आपने कहा सर टू स्विम, व्हाट का रिप्लाई क्या होता है? आपने कहा सर व्हाट का रिप्लाई नाउन होता है। और भाई ये नाउन कौन काम कर रहा है? आपने कहा सर इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव नाउन के तरीके से काम कर रहा है। तो ये जाहिर सी बात है वर्ब के पहले आने वाला नाउन क्या होगा? आपने कहा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका इन्फिनेटिव किसके तरीके से काम किया? आपने कहा ये सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो आपने एक चीज ये देख ली कि जो हमारे इन्फिनेटिव हैं वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के तरीके से काम कर सकते हैं। अब दिखाऊंगा मैं आपको कि ये ऑब्जेक्ट के तरीके से कैसे काम करते हैं। मैंने आपसे कहा आई वांट टू मीट हर, आई वांट टू मीट हर, मैं उससे मिलना चाहता हूं, ठीक है। अगर आप गौर करोगे इस चीज को, ये आई क्या है? आपने कहा सब्जेक्ट है। ये वांट क्या है? आपने कहा वर्ब है, ठीक है भाई। वर्ब के पहले ये हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब मैंने आपसे पूछा व्हाट डू आई वांट, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं। आपने कहा व्हाट का रिप्लाई। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर ये जो आपका व्हाट है, व्हाट अगर ये किसी वर्ब के पहले और बाद आता है, हमने कहा अगर ये इससे बाद में हम सवाल करते हैं तो ये हमें ऑब्जेक्ट देता है, अगर हम इससे पहले कोई सवाल करते हैं तो ये हमें सब्जेक्ट देता है, ठीक है। अब यहां मैंने आपसे पूछा कि व्हाट डू आई वांट, मैं क्या चाहता हूं। आपने कहा मिलना, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया? आपने कहा सर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। ये जो आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं ये नाउन ही तो होते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहां तक भी मुझे लग रहा है किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई। आपने देख लिया कि भाई नाउन होने के नाते हमारा इन्फिनेटिव सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। अब मान लीजिए मैंने ई लिखा, मैंने यहां पे लिखा आई हैव सम जींस टू वॉश। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, आई हैव सम जींस टू वॉश। अब यहां पे मैंने लिखा आई, आपने कहा सर ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये जो हैव है ये मान लीजिए वर्ब हो गया। कह रहा मेरे पास कुछ जींस हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ जींस हैं, क्या करने के लिए? वॉश करने के लिए। अब आपने कहा सर ये टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म है, ये क्या है? इन्फिनेटिव है। तो हमने आपको बताया था कि इन्फिनेटिव नाउन एडजेक्टिव और जिरंड के तरीके से काम करती है। नाउन के तरीके से काम करेगी तो या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन यहां पे क्या है, ये जरा देखिए, क्या वॉश करना है? आपने कहा कुछ जींस वॉश करना है। ये जींस क्या है? आपने कहा सर नाउन है। ये नाउन है, और अगर आप नाउन की विशेषता बताओगे, समझना मेरी बात को, अगर आप नाउन की विशेषता यहाँ पे इससे बता रहे हो तो ये किसके तरीके से काम कर रहा है? आपने कहा सर ये इन्फिनेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि अगर ये नाउन की विशेषता बताएगा तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। तो आपको सब कुछ वैसे ही देखना है जैसे आप आम सेंटेंसेस को देखते हैं। बस यहाँ पे अटपटा इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा क्योंकि आप इन्फिनेटिव को देख रहे हो। अभी यही ब्यूटीफुल गर्ल आ जाए, गुड गर्ल आ जाए, बैड बॉय आ जाए, रिच मैन आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसको आपने अपनी आंखों से पता नहीं कितनी बार देखा है।
लेकिन जब इन चीजों की बात आती है तो आप थोड़ा सा घबरा जाते हो, क्योंकि ये आपके सामने नए होते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखने की जरूरत है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा एफ, द पर्सन टू कॉल इज जय, इज जय। अब जरा सेंटेंस को ध्यान से आप देखो तो लिखा है द पर्सन, वह व्यक्ति, टू कॉल इज जय, जिसको तुमने बुलाया वह जय है। अब जरा गौर से समझना भाई, ये पर्सन क्या है, आपने कहा नाउन है, ये बुलाया किसको गया है, इस व्यक्ति को, तो ये इन्फिनिटिव किसके लिए लगा है, इस नाउन के लिए, इस पर्सन के लिए। अगर नाउन के लिए आपने लगाया है तो क्या हो जाएगा, आपने कहा सर ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, ऊपर वाले में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगला देखिए, नेक्स्ट लिख देता हूं, यही लिख देता हूं जी। मैंने कहा वी स्टडी, हम पढ़ते हैं, टू पास द टेस्ट। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखना, कुछ नहीं है इन सारी चीजों में, ठीक है, बस आप ध्यान से देखोगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब मैंने यहां कहा वी स्टडी, ये क्या है, आपने कहा सब्जेक्ट है, स्टडी क्या है, आपने कहा वर्ब है, हम पढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा वाई डू वी स्टडी, भाई वाई डू वी स्टडी, हम क्यों पढ़ते हैं, आपने कहा सर पास होने के लिए। आपको मैंने बता रखा है सब कुछ, जो वेयर का रिप्लाई होता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, जो वेन का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, वेन टाइम बताता है, वेयर प्लेस बताता है, हाउ मैनर बताता है। ठीक है, तो यहां पे आपने वाई कहा, वाई रीजन बताता है, वी स्टडी, वाई डू वी स्टडी, क्यों पढ़ते हैं, पास होने के लिए। वाई का रिप्लाई है, ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण बता रहा है, ठीक है, पास होने के लिए पढ़ते हैं, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो यही चीज मैंने आपको देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताई थी भाई, कि ये जो हमारे इन्फिनिटिव होते हैं वो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तरीके से काम करते हैं। हमें सिर्फ इनको सेंटेंस के अंदर देखने आना चाहिए कि कहाँ पे ये नाउन है, कहाँ पे एडजेक्टिव है, कहाँ पे एडवर्ब है। अगर जहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करेगा वो हमारा नाउन होगा, जहाँ किसी ये नाउन की विशेषता बताएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और कहीं अगर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वाई का, वेयर का, वेन का, हाउ का रिप्लाई है तो एडवर्ब हो जाएगा। ये इसके बेसिक चीजें थी, अगर ये बातें आपको समझ में यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो अब मैं आपको बाकी की चीजें देखिए समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं बस वही चीज यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, कुछ अलग नहीं पूछूंगा। अगर आपने अभी तक कॉन्सेंट्रेट होकर के इसको देखा और समझा तो आप मुझे सब कुछ बता दोगे। देखो पहले चीजों पे आते हैं। अब मैंने आपसे कहा टू गिव एडवाइस इज इजी। अब मैं आपसे पूछूंगी टू गिव किसके तरीके से काम कर रहा है। आपने कहा सर देखो ये जो इज है ये तो आपने वर्ब लगा रखी है। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट को लगे कि ये जो एडवाइस है वो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन अभी मैंने आपको समझाया था ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान से समझना, ये हमारा वर्ब है। मैंने आपसे कहा व्हाट इज इजी, क्या आसान है, एडवाइस आसान है कि देना आसान है। आपने कहा एडवाइस नहीं, देना आसान है। तो व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, आपने कहा नाउन। अगर किसी वर्ब के पहले अगर कोई नाउन आता है तो भाई किसके तरीके से काम करेगा, आपने कहा सर यहाँ पे इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है। अब आप सोच सकते हो या पूछ भी सकते हो कि फिर ये एडवाइस क्या है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो हमारी गिव है, टू गिव, यानी ये जो हमारी इन्फिनिटिव है, ये भले होती वर्ब है, ये वर्ब है, ये नाउन के तरीके से काम करती है। जरा गौर से इस बात को समझो, नाउन के तरीके से काम करती है लेकिन है तो वर्ब। वही एग्जाम्पल याद रखो, किसी लड़के को साड़ी पहना दो, वो लड़की नहीं बन जाएगा, उसके अंदर लड़के वाली विशेषता होगी, ठीक है। वो ऐसी हरकत कर ही देगा कि आपको पता चल जाएगा ये लड़का है, या लड़की होगी तो वो ऐसी हरकत कर देगी पता चल जाएगा लड़की है। वो उनके टेंडेंसी में ही होता है। तो वही चीज ये है कि भाई ये भले सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है, भले यहाँ पे नाउन है, लेकिन ये होता तो अल्टीमेटली वर्ब ही है, होता है ना। तो वर्ब की क्या एट्रीब्यूट है, किसी वर्ब की जो एट्रीब्यूट होती है, अगर मैं वर्ब के एट्रीब्यूट की बात करूं तो वर्ब का एट्रीब्यूट ये होता है कि ये अपने पहले सब्जेक्ट लेता है और अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, यही इसका एट्रीब्यूट है। तो जाहिर सी बात है ये जो एडवाइस है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट भले है इस वर्ब का, लेकिन ये एडवाइस इसका ऑब्जेक्ट है। ये कुछ लोगों को पचाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि पहली बार सुनते हैं। ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको ध्यान से आप सभी लोग समझना। अब जैसे यहाँ है टू फॉलो दिस एडवाइस मे बी डिफिकल्ट, फिर से वही चीज, ये मे बी हमारे सामने यहाँ क्या है, वर्ब है।
और हमने कहा व्हाट में भी डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्ट हो सकता है फॉलो करना। तो ये देखो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये दिस एडवाइस क्या हो गया, आपने कहा सर ये सब्जेक्ट है इस वर्ब का और ये ऑब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट का, यानी इस टू फॉलो का, क्योंकि वो है तो मिला जुला के वर्ब ही ना, भले ना उनके तरीके से काम कर रहा है। जैसे यहाँ देखिए वी होप, वी क्या है आपने कहा सब्जेक्ट है, होप क्या है आपने कहा वर्ब है, हम आशा करते हैं। अब मैंने आपसे पूछा व्हाट डू आई होप, क्या आशा करते हैं, आपने कहा उन लोगों से मिलना। तो भाई अगर व्हाट का रिप्लाई वर्ब के बाद आता है तो ये क्या हो जाएगा, आपने कहा सर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वी स्टडी टू पास द एग्जाम, अब मैंने अभी जस्ट बताया था वाई डू वी स्टडी, ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, एग्जाम पास करने के लिए ये क्या हो गया, आपने कहा एडवर्ब। द सेंटेंस टू बी एक्सप्लेन्ड वाज रिटन बाय जय, अब हमने कहा द सेंटेंस टू बी एक्सप्लेन, जो सेंटेंस एक्सप्लेन किया गया था जय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है लिखा गया था। अब आपने यहां देखा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये द सेंटेंस है, और ये जो टू बी एक्सप्लेन लिखा गया है ये किसके लिए लिखा गया है, आपने कहा इस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट है मतलब नाउन है, इस नाउन के लिए। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, आपने कहा सर ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो इन्फिनेटिव नहीं है, भाई ये इन्फिनेटिव ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना, ये जो टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म होती है ये भी इन्फिनेटिव है लेकिन एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, और ये जो टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है आपकी ये भी आपका इन्फिनेटिव है लेकिन ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, और वहां पे एक्चुअली ये पैसिव वॉइस बनाया गया है क्योंकि जो सेंटेंस है वो खुद को तो एक्सप्लेन कर नहीं पाएगा, सेंटेंस हमेशा किसी दूसरे के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा, आ रही बात समझ में। तो जब सेंटेंस किसी दूसरे के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा तो पैसिव में बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब बताओ इनके बेसिक्स आप लोगों को समझ में आ गए, चलो एक बार जल्दी से मुझे बस इतना बता दो, बेसिक्स आप लोगों को समझ में आ गए। अगर किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट नहीं है तो मुझे भी बड़ी तसल्ली मिलेगी कि ऐसे टॉपिक आप बहुत इजीली समझ पा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आते हैं थोड़ा सा आगे, जब आप ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट 1 पे लेके आते हैं। अब आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर किस तरह के हमारे एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह के आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया सिखाया वो सब बेसिक्स थी, अब मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 1 आपको लग रहा होगा कितना भारी भरकम हो सकता है, बट ट्रस्ट मी इससे आसान कुछ नहीं है। अब आप कहोगे सिखाओगे कैसे, देखो मैं अपने ही तरीके से सिखाऊंगा जैसे हर बार आपको चीजों को सिखाता हूं। पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया। सॉरी एवरीवन। चलो जी बढ़िया। अब आते हैं भाई, थोड़ा मेरी बात को समझना, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेना, सब कुछ आराम से आ जाएगा, ठीक है, कोई लोड नहीं है, बस प्यार से सीखना। कॉन्सेप्ट 1 में अगर मैं एक चीज आप लोगों से कहूं, दो बातें बताऊंगा यहाँ पे, देखो एक होता है आपका टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, एक आपका होता है टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक आपका होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इतने आसान तरीके से सिखाऊंगा ना, आप सभी लोग इस उम्मीद नहीं करे होगे कि सर ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है सिखाना। जैसे आप कहोगे ये क्या है, इन्फिनेटिव है, ऑब्वियस सी बात है, टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, मैंने कहा पोटेंशियल एक्शन बताने के लिए। अब आप कहोगे पोटेंशियल एक्शन बताने के लिए, अब कुछ लोगों को समझ ही में नहीं आया ये पोटेंशियल एक्शन क्या है। पोटेंशियल एक्शन वो एक्शन होता है जो भविष्य में होने वाला हो, जो भविष्य में होने वाला हो, जो एक्शन भविष्य में होने वाला होता है उसे हम पोटेंशियल एक्शन कहते हैं। जैसे कहते हैं ना इस लड़के के अंदर पोटेंशियल है, मतलब ये हुआ कि ये लड़का भविष्य में कुछ अच्छा करेगा। पोटेंशियल होने का मतलब जो भविष्य में निखर के आएगा, ठीक है, अभी इसको मौका दो, ठीक है, इसके अंदर पोटेंशियल है, ये आगे जाकर के अच्छा करेगा। अब ये टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई कंप्लीट एक्शन बताना हो, यानी कोई ऐसा एक्शन जो पूरा हो चुका है, जो पूरा हो चुका हो, ये हमारा होता है कंप्लीट एक्शन।
अब आप कहोगे आईएनजी क्या है? देखो आईएनजी दो चीजों के लिए यूज करते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है लेकिन अभी समझा दूंगा। पहला, जब कोई एक्शन प्रोसेस में हो, जब कोई एक्शन कहां हो, आपने कहा जब कोई एक्शन प्रोसेस में हो, पहला कंडीशन तब, यानी प्रोसेस में जब वो चल रहा हो, ठीक है, यानी उसकी प्रक्रिया जारी हो। दूसरा इसका होता है जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए, जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए। अब आप क्या सोच रहे होगे पता है? आप सोच रहे होगे सर अभी तक तो सब कुछ अच्छा जा रहा था, बहुत स्मूथ, ये 2+ वर्ब की पहली फॉर्म आपने बताई, ये जो भविष्य में होने वाला होता है वो, अब आपने यहाँ पे टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई, ये भी हमें क्लियर हो गया कि भाई जो पूरा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आके मामला फंस गया। यहाँ पे ये जो आईएनजी फॉर्म होती है ये दो चीजों के लिए होती है, एक तो जो चीज प्रोसेस में हो उसके लिए भी, और जो चीज कंप्लीट हो उसके लिए भी। ये दोनों तो समझ में आ जाएगा, यहाँ मामला फंस जाएगा, नहीं फंसेगा, मेरी गारंटी है। उसके पहले देखो मैं आपको क्या है, पहले कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझाता हूं, ठीक है, उसके बाद आपको ना तुरंत ये सारी चीजें बिल्कुल हवा लगेगी। देखो एक दो एग्जाम्पल से समझना, जैसे मैंने आपसे ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ठीक है, एक एक करके सारे एग्जाम्पल समझना। मैंने लिखा दे डिनाइड, या पहले लिख लो दे रिफ्यूज्ड, यहां मैंने लिखा दे डिनाइड, दे लिख लो चाहे ही लिख लो, कुछ भी लिख लो अपने हिसाब से लिख लो। यहां पे ही रिफ्यूज्ड, ही डिनाइड, यहां पे मैंने लिख दिया ही, यहां पे मैंने लिख दिया ही इंजॉयड, यहां मैंने लिख दिया ही वांटेड, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया द मैच, यहां पे लिख दिया मैंने द मैच, यहां भी मैंने लिख दिया द मैच, यहां भी मैंने लिख दिया द मैच, ठीक है। अब इसमें आपको फिल करना है, आपके पास मैंने 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन आपके सामने मैंने दिया टू प्ले, दूसरा ऑप्शन मैंने आपके सामने दिया टू हैव प्लेड, तीसरा ऑप्शन मैंने आपके सामने दिया प्लेइंग। आप इसमें क्या फिल करोगे, ठीक है। अब समझना, यहां पे मैंने लिखा ही रिफ्यूज्ड, जरा गौर से समझिएगा, और यहां मैंने लिखा ही डिनाइड। अब एक्चुअली क्या होता है, किसी भी स्टूडेंट से पूछो कि रिफ्यूज और डिनाई का मतलब क्या होता है, तो वो लोग बताता क्या है, रिफ्यूज मतलब मना करना, और डिनाई का मतलब भी बताते हैं मना करना, दोनों का मतलब मना करना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, समझना मेरी बात को। इसीलिए कहता हूं कि इंग्लिश को ना प्लीज हिंदी में मत पढ़ो, इसको थोड़ा ऐसे समझो। रिफ्यूज मतलब होता है नॉट टू एक्सेप्ट, और इसका मतलब होता है नॉट टू एडमिट। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या हो गया, नॉट टू एक्सेप्ट या नॉट टू एडमिट, ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। सुनो भाई, मैं समझाता हूं आपको। देखो जैसे मान लीजिए एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, ऐसे समझना। मान लीजिए ये लड़का है, ठीक है, और इसको मान लीजिए ये लड़की है। अब इस लड़के ने इस लड़की को प्रपोजल दिया, इसने कहा कि मेरे साथ घूमने चलोगी। जब इसने प्रपोजल दिया मेरे साथ घूमने चलोगी, इसने मना कर दिया, इसने कहा तुमने अपनी शक्ल देखी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस लड़की ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, प्रपोजल ही एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, खत्म, मना कर देना, ये वाला रिफ्यूज हो गया, नॉट टू एक्सेप्ट। अच्छा, अगर मैं इसी को ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि जब इस लड़के ने इस लड़की से पूछा, अब ये लड़की हां कर दी और इसके साथ घूमने चली गई। जब ये घूमने गए तो यहां से खड़े जो ताऊ जी थे ये देख रहे थे, ठीक है, इन्होंने देख लिया और ये जाकर के इस लड़की के पापा से इनसे बता दिया कि आपकी लड़की घूमने गई थी। जब ये लड़की घर वापस लौट के आई तो इससे पूछा गया कि तुम घूमने गई थी। अब इसने मना कर दिया, मतलब नॉट टू एडमिट, नॉट टू एडमिट कहने का मतलब यहां सेंस हुआ डिनाई का। यहां तो था नॉट टू एक्सेप्ट, वो तो गई नहीं, इस कंडीशन में वो जा चुकी है, इसके साथ घूम चुकी है, लेकिन मना कर रही है। ये एक्शन अपना कर चुकी है, एक्शन कर चुकी है। इस कंडीशन में क्या है आपका,
कंप्लीट एक्शन है। इसमें क्या है, आपका एक्शन डिनाई में कंप्लीट है क्योंकि जा चुकी है, लेकिन मना कर रही है, काम तो कर ही चुकी है। लेकिन ये जो रिफ्यूज वाला सिस्टम है इसमें तो गई नहीं है। हो सकता है भाई कल को भविष्य में भले जाए, लेकिन अभी तो नहीं गई है ना। तो यही इनके बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे ये जो डिनाई है, तो डिनाई मतलब आपने ये समझ लिया कि नॉट टू एडमिट, और इसका मतलब आपने समझ लिया नॉट टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं किया। अब नॉट टू एडमिट से हमें यह समझ में आ गया कि भाई ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है, यहां पे ये कंप्लीट एक्शन है। और यहां जब उसने एक्सेप्ट नहीं किया, मान लीजिए आज नहीं एक्सेप्ट किया, हो सकता है भाई भविष्य में करे, फिर लड़का ट्राई मारे, दूसरी बार मारे, तीसरी बार मारे, चौथी बार मारे, कभी हाँ बोल दे, चलो ठीक है चल लेते हैं, घूम लेते हैं। तो कहने का मतलब ये वाला पोटेंशियल एक्शन है। ये कैसा एक्शन है, पोटेंशियल एक्शन है, अभी नहीं हुआ है, हो सकता है भविष्य में हो जाए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब पोटेंशियल एक्शन की बात करते हैं तो टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लिखते हैं। तो यहां हो जाएगा ही रिफ्यूज टू प्ले द मैच। जब डिनाइड आपने लिखा मतलब कंप्लीट एक्शन हो चुका है, और कंप्लीट एक्शन के लिए दो चीजें लगती है। यहां पे आप चाहो तो टू हैव प्लेड भी लगा सकते हो, आप यहां पे चाहो तो आप प्लेइंग भी लगा सकते हो, दोनों लगा लो। अब यहां पे जो आपने प्लेइंग लगाया है ये कंप्लीट एक्शन के सेंस में है, ये प्रोग्रेस के सेंस में नहीं है। ठीक है, अब जैसे आपने लेकिन यहां लिखा था ही इंजॉयड। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी मान लीजिए मैच चल रहा है, आप तब इंजॉय करोगे, खत्म हो जाएगा तब इंजॉय करोगे? आप कहोगे सर ऑब्वियस सी बात है, मैच चल रहा होगा तभी इंजॉय करेंगे, गाना चल रहा है तभी इंजॉय करेंगे, मूवी चल रही है तभी इंजॉय करेंगे, टीवी ऑन होगा तभी इंजॉय करेंगे। ये बंद होने के बाद या खत्म होने के बाद कैसे इंजॉय कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप किसी चीज को एंजॉय कर रहे हो तो मतलब वो क्या है, आपने कहा सर वो प्रोसेस में है, प्रोसेस में है यानी वो चीज क्या है, चल रही है। तो यहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। अब आप सोच रहे होगे आईएनजी फॉर्म तो आपने यहां भी लगाई है, मैंने वही कहा था आपसे कि आईएनजी फॉर्म कोई चीज अगर प्रोसेस में है उसके लिए भी लगा सकते हैं, जो चीज कंप्लीट हो गई है उसके लिए भी लगा सकते हैं। बस आपको इतनी समझ होनी चाहिए। यहाँ पे आपने डिनाई देखा तो कोई आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पे जो हमने प्लेइंग लगाया है वो कंप्लीट एक्शन के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने प्लेइंग लगाया हुआ है वो हमारा जो चीज प्रोसेस में है, अभी चल रहा है, उसके लिए लगा रखा है। ये दोनों के लिए लग जाता है। बाकी वांटेड की बात करूं, जैसे आपने कहा आई वांटेड टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता था। आई वांटेड टू मीट हर, मैं उससे मिलना चाहता था। मतलब आप मिले नहीं हो, अगर आप मिल गए होते तो क्या आप ये बोलते मैं चाहता था? आप ऐसा अगर बोल रहे हो कि मैं उससे मिलना चाहता था, मैं उसके पास जाना चाहता था, इसका मतलब आप अभी मिले नहीं हो, आप अभी गए नहीं हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, ये एक पोटेंशियल एक्शन है, ये एक पोटेंशियल एक्शन है जो कि भविष्य में होने वाला है। कहाँ होने वाला है, भविष्य में। तो इसके लिए टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, तो आप लिखोगे ही वांटेड टू प्ले मैच। तो यहाँ पे ही वांटेड टू प्ले मैच, ही इंजॉयड प्लेइंग मैच, ही डिनाइड टू हैव प्लेड या प्लेइंग द मैच, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, रिफ्यूज द मैच। ठीक है, अब यहाँ द लिख लीजिएगा, द मैच। अब ये आपको अगर बातें क्लियर हो गई तो आपने देखा ये जो सारी चीजें हम लोगों ने फिल करी है वो अकॉर्डिंग टू वर्ब कर रहे हैं, यानी ये जो हमारी लिखी गई वर्ब है इसी के अनुसार हो रही है। अब यहाँ पे आप आ जाओ पीछे। अब इन्हीं सारे क्वेश्चंस को अगर आपको करना है तो आप बहुत इजीली इन्हीं क्वेश्चंस को कर सकते हो। कैसे, जैसे आपने लिखा यहाँ पे मैनेजर, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपने लिखा डिसाइडेड, ये आपकी वर्ब है। कह रहा कि मैनेजर ने डिसाइड किया, ठीक है, टू पुटिंग ऑफ द मीटिंग, मीटिंग को पुट ऑफ करने के लिए। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पोस्टपोन करने के लिए। अच्छा मुझे एक बात का आप लोग जवाब दीजिए, अगर मैनेजर ने मीटिंग को टालने का डिसाइड किया है तो वो डिसाइड कर लेगा फिर टालेगा या टाल के डिसाइड करेगा? आप कहोगे सर देखो जब टाल दिया तो डिसाइड करने का कोई सेंस नहीं बनता, ऐसा तो कोई मतलब नहीं कि टाल के डिसाइड किया, वो पहले डिसाइड करेगा फिर बाद में टालेगा। कहने का मतलब पहले वो डिसाइड करेगा बाद में ये काम करेगा। तो ये जब भी काम होगा ये भविष्य में होगा, यानी कहीं न कहीं ये पोटेंशियल एक्शन है, ये स्विच कर रहा है। स्विच करने का मतलब पहले डिसाइड हुआ फिर टाला। तो अगर कोई पोटेंशियल एक्शन होता है तो पोटेंशियल एक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, टू पुट ऑफ। तो ये पहली फॉर्म लिखिए, टू पुट ऑफ, टू पुट ऑफ। इन्फिनेटिव लिखते हैं पोटेंशियल एक्शन के लिए। जैसे कह रहा है कि दे ये स्विच हटा दीजिए, दे डिसाइडेड पोस्टपोनिंग द मीटिंग, फिर वही चीज आ गई। अगर उसने डिसाइड किया है
तो पोस्टपोन करेगा आगे, तो पोटेंशियल एक्शन के लिए क्या होगा, इन्फिनिटिव, तो हो जाएगा दे डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग। अगला, दे प्लान्ड लॉन्चिंग द रिव्यू इन जुलाई, दे सब्जेक्ट प्लान्ड वर्ब। अच्छा एक बात बताइए, पहले किसी चीज को आप लॉन्च कर देते हैं फिर प्लान करते हैं या प्लान करके लॉन्च करते हैं? आपने कहा सर पहले हम किसी चीज को प्लान करेंगे और प्लान करने के बाद लॉन्च करेंगे, तो ये हमारा पोटेंशियल एक्शन होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे टू लॉन्च, ये तो जब भी होगा भविष्य में होगा। आपने कहा दे कांट रिफ्यूज, अभी रिफ्यूज का मतलब मैंने आपको बताया था, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज मतलब नॉट टू एक्सेप्ट, जिस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है। अगर आपने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है, समझना मेरी बात को, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है तो हो सकता है बाद में करें, भविष्य में हो पोटेंशियल एक्शन, तो क्या हो जाएगा, टू अ कंपनी। यहां देखिए दे होप, होप के साथ भी यही है, जैसे वांट हो गया, होप हो गया, इनके बाद इन्फिनिटिव आते हैं। तो दे होप, उसने आशा किया था जीतने का, तो जीतेगा तो भविष्य में जीतेगा, टू विन द गोल्ड मेडल। द एक्टर डिनाइड, अगर यहां आपने डिनाइड लिख दिया, डिनाइड मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो यहां या तो आप क्या लिखो, टू डू तो नहीं लिख सकते, या तो आप टू हैव डन लिखिए तो सही हो जाएगा कंप्लीट एक्शन के लिए, या फिर डूइंग लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। इन दोनों केसेस में ये सही हो जाएगा। पहले बताइए बात समझ में आई? बताओ भाई, समझ में आया आप सभी लोगों को? मुझे लग रहा है कि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं हुआ, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इन्फिनिटिव का एक कॉन्सेप्ट और आज करा देता हूं, फिर बाकी हम लोग कल करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें काफी कॉन्सेप्ट करने हैं। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि देखिए अगर कभी भी लेट आता है, बिड आता है, मेक आता है, हेल्प आता है, फील आता है, सी आता है, वॉच आता है, हियर आता है, ये वर्ब्स आपको याद होनी चाहिए। इनके बाद हम हमेशा बेयर इन्फिनिटिव लिखते हैं। बेयर इन्फिनिटिव का क्या मतलब होता है? बेयर इन्फिनिटिव जैसे बोलूं तो समझ जाइएगा, बेयर इन्फिनिटिव मतलब विदाउट टू, जहां पे टू ना आए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा टू गो, ये हमारा इन्फिनिटिव है, सिर्फ आपने गो लिख दिया बिना टू के, ये बेयर इन्फिनिटिव है। जैसे आपने लिखा टू मीट, ये आपका इन्फिनिटिव है, आपने यहां सिर्फ मीट लिख दिया तो ये आपका क्या हो गया, बेयर इन्फिनिटिव हो गया। अब एग्जाम्पल से देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही वॉच्ड द बॉयज टू प्ले देयर, ठीक है। मैंने क्या लिखा, ही वॉच्ड द बॉयज टू प्ले देयर। अगर आप गौर करोगे ये क्या है, सब्जेक्ट है, वॉच क्या है, वर्ब है। अब वॉच वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं, ठीक है। यहां पे देखो बेयर इन्फिनिटिव मतलब विदाउट टू, ये टू हटा दीजिए, प्ले देयर हो जाएगा, ठीक। जैसे मैंने मान लीजिए लिखा ही मेड द स्टूडेंट्स टू राइट ऐसे, ही मेड द स्टूडेंट्स टू राइट ऐसे। अगर आप यहां पे गौर करोगे तो ये क्या है, आपने कहा मेक है, ये जो मेक वर्ब होती है इसके बाद भी बेयर इन्फिनिटिव आता है, ये टू हटा दीजिए, राइट ऐसे हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा कुछ चीजें और है। यहां पे क्या लिखा है, आपने कहा सर लेट्स लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा है, मेड लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा है, हर्ड लिखा हुआ है। इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, तो यहां से टू, यहां से टू और यहां से टू, ये हटा दीजिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाला भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं आज ये दो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट जो अपन करेंगे वहां पे हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अब तीसरे कॉन्सेप्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने वुड रेदर, वुड बेटर, हैड रेदर और हैड बेटर लिखा हुआ है। यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत आती है, जब वो वुड रेदर या हैड रेदर, वुड बेटर या हैड बेटर देखते हैं तो उन्हें एक्चुअली लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो बहुत क्रिटिकल है या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। इनको हम मॉडल फ्रेज कहते हैं। जैसे आपको अगर एक चीज मैं बताऊं, जैसे ये कैन है, एक सेकंड रुक जाइएगा। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे कैन लिखा, कैन क्या है, आप कहोगे सर कैन मॉडल वर्ब है। उसी तरीके से ये जो आपके वुड रेदर और हैड रेदर होते हैं, ये भी हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। एक्चुअली मैंने उनको मॉडल फ्रेज इसलिए बोला क्योंकि ये दो शब्द से मिलके बने हैं, वुड रेदर, हैड रेदर।
वुड बेटर और हैड बेटर। तो जब हम किसी दो शब्दों को, दो या दो से ज्यादा शब्द जो इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं, उन्हें हम फ्रेज बोलते हैं। ये सही मायने में देखा जाए तो ये जो वुड लिखा हुआ है और ये हैड लिखा हुआ है, तो ये हमारे मॉडल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे हो गए मॉडल फ्रेज। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने कहा इन्हें सर मॉडल फ्रेज बोला जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझना है, ये जो आपका वुड रेदर या हैड रेदर होता है, इनका यूज जो आप करते हो किस चीज के लिए करते हैं, आपने कहा सर सजेशन के लिए करते हैं। जब भी आपको अगर सजेशन बताना है तो इसके लिए आप यूज करोगे वुड रेदर या हैड रेदर, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं बढ़िया हूं जी, मैं बढ़िया हूं। एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, उसके बाद आप लोगों के कमेंट में पढ़ूंगा, थोड़ा बातचीत करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले पढ़ाई कर लेते हैं। तो मैंने कहा जो आपका वुड रेदर होता है और हैड रेदर होता है, इसका सॉरी इसका यूज मैं सजेशन करूँ, इसका यूज हम प्रेफरेंस के लिए करते हैं। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस मतलब होता है जब आप किसी चीज को प्रेफर करते हो। प्रेफर करने का मतलब जैसे मान लीजिए आप मेरे साथ बैठे हो किसी रेस्टोरेंट में, मैंने आपसे बोला कि कॉफी पियेंगे कि चाय पियेंगे, तो आपने कहा सर मैं कॉफी पीऊंगा। तो आपने किस चीज को प्रेफर किया, आपने कॉफी को प्रेफर किया। इतना इसका मतलब आपने कॉफी को चूज किया, चुनना। प्रेफरेंस देने का मतलब होता है किसी चीज को प्राथमिकता देना। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी चीज को क्या देना, आपने कहा प्राथमिकता देना, ठीक है, चुनना किसी चीज को, ये प्रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। और ये जो आपका वुड रेदर और हैड बेटर होता है, इनका यूज हम किसके लिए करते हैं, आपने कहा सर इनका यूज किया जाता है सजेशन के लिए। अगर आपको सजेशन बताना है ना तो इसके लिए आप यूज कर लोगे आप हैड बेटर और वुड बेटर का। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को गौर से। अगर सॉरी ये यार अभी गिरने से मैं बच गया, यहाँ पे वायर पड़ा था। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं तो बात आ गई सर, चलो ये सब तो समझ में आ गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो समझ लीजिए। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारे मॉडल वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, पहली फॉर्म आती है। ठीक है, ये नोट करके आप सबको पता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारी मॉडल वर्ब होती है, ये आपका जो वुड रेदर या है वुड बेटर लिखा है, इस मॉडल वर्ब के बाद ये लोग टू और वर्ब की पहली फॉर्म लगा देते हैं। इसी तरीके से गलती करके देंगे, या कभी कभी क्या करते हैं कि इनके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देते हैं। तो आपको ध्यान देना है, चाहे हमारी मॉडल वर्ब हो या चाहे मॉडल फ्रेज हो, कुछ भी हो, एक तो इनके साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म लिखते हो, डायरेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म लिखते हो, ना तो टू लगेगा ना कभी वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। इस तरीके से गलती पूछी जाती है। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, यू हैड बेटर केप्ट साइलेंट। तो यू क्या है, आपने कहा सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा जो हैड बेटर है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, स्टूडेंट को लगता है कि बेटर अलग वर्ड है और वो हैड के हिसाब से यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देते हैं, तीसरी फॉर्म कर देते हैं। तो ये कंफ्यूज करने के लिए वर्ब की तीसरी फॉर्म लिया जाता है, क्योंकि हमारी जो टेंडेंसी है चीजों को सीखने और समझने की वो यही है कि हैज हैव हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। तो इसके चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि यार यहाँ पे हैड है, ये वर्ब की तीसरी फॉर्म हो जाएगी, बट ये गलत है। आप ये देखो, ये जो पूरा का पूरा हैड बेटर है, ये हमारी एक मॉडल फ्रेज होती है। जब ये हमारी एक मॉडल फ्रेज है तो मॉडल फ्रेज अपने बाद वर्ब की पहली फॉर्म लेगी। तो यहां होना चाहिए कीप, लेकिन लिखा गया था केप्ट, तो ये गलत था, तो कीप लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपने कहा सर सही हो जाएगा, राइट। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, मैंने कहा वी वुड रेदर नॉट टू सी, वी इसको बताइएगा, वुड रेदर नॉट टू सी माय, यहां पे इसको नोट करके इधर नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा वी वुड रेदर नॉट टू सी माई फ्रेंड्स दिस वीकेंड। अगर आगे आपको जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ते तो भी ये अपने आप में सही था। अब देखो एक तरीके से ऐसे भी गलतियां दी जा सकती हैं। तो यहाँ पे लिखा वी वुड रेदर, तो ये वी क्या है, आपने कहा सर ये तो सब्जेक्ट है। ये जो वुड रेदर आपने लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, ये आपकी मॉडल वर्ब है। उसके बाद ये जो बीच में आपने नॉट लिखा है, ये तो खैर नेगेटिव के लिए एडवर्ब आ गया, ठीक है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। ये मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आपने कहा पहली फॉर्म आएगी। यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म तो है, बट यहाँ बीच में इसने क्या लिख दिया भाई, यहाँ पे टू लिख दिया। कभी भी अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो क्या आप इस तरीके से लिखते हैं, ही कैन टू डू दिस वर्क। आपने कहा सर ऐसा कभी नहीं लिखा जाता है। जब भी आप इसको लिखते हो तो आप सब्जेक्ट लिखते हो, सब्जेक्ट के बाद आप मॉडल वर्ब लिखते हो, और मॉडल वर्ब के बाद आप वर्ब की पहली फॉर्म लिखते हो, यहाँ पे टू नहीं लिखते हो,
ठीक है। तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी करनी है कि जो आपने वुड रेदर लिखा है, वुड रेदर हमारी मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, इन्फिनेटिव नहीं आएगा, यानी इन्फिनेटिव आएगा, बेयर इन्फिनेटिव आएगा। वर्ब की पहली फॉर्म क्या होती है? बेयर इन्फिनेटिव होती है। यहाँ पे ये 2 + V1 करके देता है, जो कि गलती हो जाती है। अगला देखना, जैसे लिखा है कि यू वुड रेदर नॉट टू स्टे विद हर। अब ये क्या है? सब्जेक्ट है, वुड रेदर आपकी, आपने कहा सर मॉडल वर्ब हो गई। अगर ये मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आनी चाहिए, तो ये टू जो लिखा था ये अननेसेसरी लिखा गया था, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे एक और बताइएगा, मैंने कहा यू हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग, एक सेंटेंस और देखिएगा, यू हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग, इसका मतलब हो गया कि आप एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। यू हैड, या मैं यहां पे लिखूं यू वुड रेदर, यू वुड रेदर टेकन सम रेस्ट, सम रेस्ट। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि वुड रेदर टेकन सम रेस्ट लिखा हुआ है। देखो इसमें मैंने 2 गलतियां कर दी, और वो दोनों गलतियां आपको एक बार समझना है, फिर कमेंट करके बताइएगा आपको पूरा क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि यू हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग, यानी आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो यू वुड रेदर टेकन सम रेस्ट, तो आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। तो एक बात बताइए मुझे, जब मैंने ये सेंटेंस लिखा तो इस सेंटेंस में आपको क्या कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है कि ये मैं आपको कोई प्रेफरेंस दे रहा हूं या फिर सजेशन दे रहा हूं? तो आप कहोगे कि आप सर कह रहे हो किसी भी इंसान को कि आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। यहां पे बात आप सजेशन की कर रहे हैं। अगर आप सजेशन की बात कर रहे हैं तो सजेशन के लिए हम लोग पहली बात तो वुड रेदर का यूज करते ही नहीं है, जो आपने यहाँ पे करा हुआ है। तो यहाँ देखिए वुड रेदर मैंने यूज कर लिया, तो ये जो हमारी वुड रेदर और हैड रेदर होती है ये तो प्रेफरेंस के लिए यूज होती है, बट यहां पे आप सजेशन की बात कर रहे हो तो सजेशन के लिए तो वुड बेटर या हैड बेटर होती है। तो यहां पे इसको मैं ऐसे सही कर सकता हूं कि वुड रेदर काट दूं और यहां पे मैं लिख दूं हैड बेटर, हैड बेटर। एक तो गलती ये थी, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यू हैड बेटर। दूसरी बात, जब हमने हैड बेटर लिखा तो हैड बेटर तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? टेक लिखना पड़ेगा, टेक। ठीक है, पहले बता दूं, समझ में आ गई आप सभी लोगों को बात? यहां पे सजेशन था, दैट्स वाई हैड बेटर किया। जब हैड बेटर किया तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगा दी। अच्छा अगला, यू हैड बेटर टोल्ड अस द ट्रूथ। ठीक है, तुम्हें उन लोगों को सच बता देना चाहिए था। अगर यहां पे भी आप देखोगे ना तो यहां बात हो रही है किसकी? सजेशन की। तुम्हें उन लोगों को सच बता देना चाहिए था, सच बता देना चाहिए। तो ये सजेशन है, तो सजेशन के लिए तो हमने यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद ये हैड बेटर लिखा, दैट इज मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, टोल्ड थोड़ी होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। अगला, यू वुड रेदर नॉट टू मिस द पार्टी। तो यहां पे देखोगे वुड रेदर नॉट टू, ये सब्जेक्ट लिखा आपने, सब्जेक्ट के बाद वुड रेदर आपने मॉडल वर्ब लिखा, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, टू नहीं होगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए, समझ गए आप सभी लोग? सर आपकी मैरिज हो गई है क्या? एक बात बताऊं, पहले तो बैच से सीधा ब्लॉक करवा दूंगा, नंबर ढूंढ के। ठीक है, नाम, ये फालतू के सवाल नहीं। दूसरी बात, ये सवाल करना गलत नहीं है, ये सवाल सही समय पे करना चाहिए। आपने ये गलत समय पे, मतलब सही समय पे गलत सवाल कर लिया आपने। क्लास चल रही है, पहले पढ़ा रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए, आप इसको समझ लीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसको पूछ लीजिए। ये सवाल आप बाद में भी कर सकते थे। खैर मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन पहले ये बता दीजिए, आपको समझ में आ गया? मेरी हो या ना हो तो खैर बात की बात है, लेकिन अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो आपकी तो नहीं होगी। समझ रहे हैं? क्योंकि जो जनरेशन इतनी आगे बढ़ रही है, और अगर आपको जरूरत है शादी विवाह करने की तो पहले तो ध्यान से पढ़ लो आप, मेरी शादी बाद में करा लेना। अब बताइए, अभी पानी भी बॉटल में नहीं बचा, और शादी अगर हुई होती तो आपको क्या लग रहा है? ऐसे एक तो बॉटल में पानी नहीं पीता, और दूसरी बात कि बॉटल भरी होती पानी से। चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ भाई यहाँ तक हर स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, नीड और डेयर। नीड और डेयर मैं ऑलरेडी आपको मॉडल वर्ब्स के अंदर पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो हमारे इन्फिनेटिव का क्या रोल है नीड और डेयर में, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे पहले नीड और डेयर के बारे में बात कर लेते हैं।
तो आपको पता है कि भाई नीड और डेयर ये दोनों ही हमारे मॉडल वर्ब्स हैं, आप सभी लोगों को पता है। और ये जो हमारी नीड है और ये डेयर ये नेसेसिटी को बताती है, यानी किसी चीज को करना जैसे अनिवार्य है, जरूरत है, नेसेसरी है, वो नीड हो गया। डेयर हमारा करेज के लिए होता है। तो इसके बाद भी वर्ब की पहली फॉर्म आती है और इसके बाद भी वर्ब की पहली फॉर्म आती है। आप मॉडल वर्ब्स में जाकर के देखोगे, मॉडल वर्ब्स की मैंने 3 क्लास ली है, उसमें मैंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर एक चीज गौर करिएगा, सेंटेंस पढ़ के ही बता देता हूं मैं, यहाँ पे समझा देता हूँ, क्योंकि नीड और डेयर तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे ये जो यू है वो आपका देखिए सब्जेक्ट है, और ये जो नीड है वो आपका क्या है, आपने कहा सर ये मॉडल वर्ब है यहाँ पे, और ये जो नॉट है ये आपका एडवर्ब है। तो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आनी चाहिए, तो यहाँ पे टू पे दिया गया है। तो ये भी क्या कर रहा है कि कोई भी देखिए मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्टली आप वर्ब की पहली फॉर्म लिखिए। आप वहां पे जो ये टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म इन्फिनेटिव लिख रहे हैं वो गलत है, तो हमें यहाँ बेयर इन्फिनेटिव लिखना चाहिए। और ये वाला टाइप हमने मॉडल वर्ब्स में भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे टू नहीं होगा आपका, ठीक है। और मैंने अगर आपको याद होगा तो ये भी बताया था कि ये जो नीड और डेयर होते हैं ये दोनों तरीके से काम करते हैं, यानी ये आपके मॉडल वर्ब भी होते हैं और ये आपके मेन वर्ब भी होते हैं, दोनों होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं और मॉडल वर्ब भी होते हैं, ठीक है। तो आपको सेंटेंस में ये भी आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे मॉडल है और कहाँ पे मेन वर्ब है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हमारे सामने मेन वर्ब था, जब पहले से मेन वर्ब है तो ये तो हमारी मॉडल वर्ब हो जाएगी। ये सब खैर सिखा चुका हूं, ठीक है। देखो चलो, वाई नीड आई टू स्टे हियर विद यू। अब कमेंट में नहीं पढ़ूंगा, हो गया कमेंट। अब यहां देखना, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका। जब भी ये लास्ट में देखिए क्या है, आपने कहा सर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आप मेन वर्ब लिखते हैं, जरूरत पड़ने पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसमें जब आपने क्वेश्चन वर्ड लिखा तो मैंने बताया क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है, आपने कहा सर हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या बताइए, आप मॉडल वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जो हमारी मॉडल वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब के तरीके से तो काम करती है। तो यहाँ पे ये जो नीड है इसको चाहे हेल्पिंग वर्ब बोलिए चाहे मॉडल वर्ब बोलिए, ठीक है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, तो आप जरा गौर करिए कि जब भी आप क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे ये मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब अपने बाद वर्ब की पहली फॉर्म लेगा। तो मॉडल वर्ब जो है फिर सब्जेक्ट है जो मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में कोई चीज हम ला करके ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखो इसको कैसे ब्रेक किया है, ये सब्जेक्ट है और फिर यहाँ पे ये मेन वर्ब की पहली फॉर्म है, तो इसके बीच में ये जो टू आया है ये गलत है, ये हमारा इन्फिनेटिव नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव होगा। तो ऐसे इन्फिनेटिव ला करके गलतियां करते हैं। जैसे एक और देखिएगा, आपने यहाँ पे दे लिखा, ये सब्जेक्ट हो गया। अब जरा गौर करिएगा, ये डोंट लिखा हुआ है, तो आपको पता है जो डोंट होती है, डोंट एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसके जो आप एक्सपेंड करोगे तो ये डू और नॉट आएगा, ठीक है। तो डू हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट एक्चुअली हमारी एडवर्ब हो जाती है। तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि डू हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम कर रही है। अब ये नीड जो है ये मॉडल वर्ब तो नहीं रह गई, अब ये क्या है, आपने कहा सर अब ये मेन वर्ब है। गौर से मेरी बात को भाई समझना, बस ये मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं कि ये मैंने आपको मॉडल वर्ब में बहुत अच्छे से समझाया है। अब जाकर के एक बार वीडियो देख लेना, अगर आपने देखा होगा तो आपको क्लियर होगा। फिर भी बता देता हूं कि यहाँ पे जो हमारी नीड और डेयर होती है, मॉडल और मेन दोनों होती है, मॉडल वर्ब के तरीके से भी काम करती है, मेन वर्ब के तरीके से भी काम करती है। अब आपको सेंटेंस में इसे आइडेंटिफाई करना है और पढ़ के ही होगा। जैसा कि मैंने कहा यहाँ मेन वर्ब है, तो कैसे, क्योंकि यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम कर रहा है। जब पहले से हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब है डू, तो उसके बाद मेन वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, तो नीड, ठीक। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है। अब यहाँ पे अगर ये मेन वर्ब है तो यहाँ पे हमने हेल्प, टू हेल्प लगा रखा है, तो यहाँ टू और हेल्प यानी टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म यहां सही हो जाएगी, यहां गलत नहीं है। अब आप ऐसा मत करना कि सर हर जगह टू काट रहे थे तो यहां पे क्या हो गया भाई, इन्होंने सही कर दिया। रीजन बताता हूं, देखो जैसे मान लीजिए पहले एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वांटेड टू गो देयर। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला सेंटेंस सही है या जो मैंने बी लिखा आई वांटेड गो देयर, दोनों में से सही कौन सा है? जहां पे मैंने ये टू गो लगाया है ये वाला सही है, या सिर्फ मैंने जो गो रखा है ये वाला सही है? तो आप कहोगे कि सर अगर सही गलत की बात करें तो यहाँ पे ये वाला सही है और ये वाला गलत है। अगर अब मैं किसी स्टूडेंट से रीजन पूछूंगा
कि इसके पीछे मुझे रीजन बताइए कि ऐसा क्या रीजन है जिसमें आप बोल रहे हो कि ये वाला सही है और ये वाला गलत है। यूजुअली अगर रीजन की बात करते हैं तो स्टूडेंट रीजन तो नहीं बता पाता, लेकिन उसको इतने टाइम से पढ़ते पढ़ते ये चीज समझ में आ जाती है कि यार टू तो हमेशा लगा हुआ आता है, तो ये सही है ये गलत है। बट रीजन क्या होता है, मैंने आपको इन्फिनेटिव में पहले लेक्चर में ही बताया था कि देखो जब कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब लिखी जाती है उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी ये जो आपका मेन वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब के तरीके से काम कर रहा है, जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदले, ये फाइनाइट वर्ब हो गया। तो अगर यहां पे भी अगर आप गो लिख रहे हो, अगर ये सब्जेक्ट है और ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज होता है फाइनाइट वर्ब है, और ये जो गो आपकी है ना, ये गो ये भी आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। जब इसमें आप टू और वर्ब की पहली फॉर्म जोड़ देते हैं तो अब ये आपका क्या हो जाता है, अब ये इन्फिनेटिव बन जाता है, और इन्फिनेटिव जो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। यानी जो आपका जिरंड होता है, पार्टिसिपल होता है और इन्फिनेटिव होता है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आता है। तो अगर इस सेंटेंस में ये भी फाइनाइट वर्ब है और इसको भी फाइनाइट वर्ब लिख देंगे तो दो फाइनाइट वर्ब एक साथ नहीं आएंगे, गलत हो जाएगा। इस वजह से एक को फाइनाइट बनाते हैं और दूसरे को नॉन फाइनाइट वर्ब बनाते हैं, इसलिए हम टू लगा करके गो को लिखते हैं। यही इसके पीछे का लॉजिक है और रीजन है। तो इस वजह से यहां पे जो नीड लिखा है ये तो इस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हो गया, तो जो सब्जेक्ट के अनुसार टेंस के अनुसार बदलते हैं वो हमारे फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो ये नीड मेन वर्ब के तरीके से काम कर रही है, जिसको हम बोल सकते हैं ये फाइनाइट वर्ब है। तो अगर हेल्प लिखोगे तो वो भी फाइनाइट बन जाएगा, तो दो फाइनाइट वर्ब एक साथ नहीं आएगा। इस वजह से हमने इसको टू हेल्प लिखा नॉन फाइनाइट बना के, ये यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, बताओ आप लोग समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। जैसे यही लिखा था हाउ डेयर ही टू एंटर माई ऑफिस, तो ये तो हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद आया हुआ है तो ये हमारा मॉडल वर्ब हुआ। मॉडल वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के तरीके से बोल सकते हैं आप। ये फिर आपका सब्जेक्ट हुआ। अब मेन वर्ब आना चाहिए, और मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा, बीच में कोई टू या कोई और शब्द नहीं लगेगा, तो ये गलत हो गया। तो एक बार इसे भी बता दीजिए, सभी लोगों को समझ में आ गया। चलो एक बार जल्दी से, एक बार फटाफट सभी लोग ना प्लीज बता दीजिए कमेंट करके एक बार सभी लोग। नेक्स्ट मैं टाइप पे आता हूं, तब तक आप लोग कमेंट करके बताना। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 में बात करूं, अगर मैं आपसे 2-3 पहले ना, ये आपके सामने कॉन्सेप्ट 5 है। पहले तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा, उसके बाद मैं इस पे लेकर के आऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक बार आपसे पूछ लूं इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है, आप कहोगे आई नो टू स्विम, ही टॉट मी टू स्विम, तो आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है। कहीं ना कहीं गूगल में आपने सर्च किया होगा कभी हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू स्विम, हाउ टू ट्रेन, है ना, इस तरह हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, तो आपको पता होगा कि सर यहाँ पे जो गलती है ना वो इसकी है। यहाँ हाउ लिख दो, यहाँ पे भी हाउ लिख दो, यहाँ पे ही टॉट मी हाउ टू स्पीक जैपनीज, ये तो चलो सही हो गया। और दे आर कोर्स एंड इंसल्टिंग एंड डोंट नो टू बिहेव, हाउ टू बिहेव। ठीक है, यूजुअली ये स्टूडेंट इस वजह से कर लेता है क्योंकि वो इतनी बार चीजों को पढ़े रहता है, चाहे गूगल करते समय चाहे यूट्यूब करते समय, हाउ टू रीड, हाउ टू लर्न, तो उसके दिमाग में आ जाता है ये कुछ हटपटा सा लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, यहाँ पे ये वाला होगा। बट उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं देखो आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा एक एक चीजों को। ठीक है, मान लो मैंने कहा आई नो राम वेल, ये मैंने लिख दिया आई नो राम वेल, और एक दूसरा भी लिखता हूं इसी के साथ साथ, आई नो टू राम वेल, आई नो टू राम वेल। ठीक है, अगर मान लो इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, आई नो टू इंग्लिश वेल, या फिर इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, इसको एक बार हटा देता हूं, आई नो इंग्लिश वेल। अब अगर इसमें मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछूं कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आप कहोगे कि आई नो राम वेल ये सही है, आई नो टू राम ये गलत है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या इसको मैं ऐसे कर दूं, आई नो हाउ टू राम, क्या अब ये सही हो जाएगा? आप कहोगे सर ये तब भी गलत है।
फिर अगर मैं कहूंगा आई नो टू इंग्लिश वेल, आप कहोगे ये वाला गलत है, आई नो इंग्लिश वेल ये सही है। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या मैं यहाँ पे हाउ टू इंग्लिश कर दूं तो सही हो जाएगा? आपने कहा तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा कि अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखोगे आई नो राम वेल तो ये सही होगा, आई नो इंग्लिश वेल तो ये सही होगा। अगर आप इसको आई नो टू राम वेल लिखोगे तो भी गलत, आई नो हाउ टू राम वेल लिखोगे तो भी गलत। जब आप ये चीज बोलोगे तो मैं अगर आपसे ये बोल दूं कि आई नो हाउ टू स्विम, अब इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं मैं आई नो हाउ टू स्पीक, और इसी को इस तरीके से मैं लिख दूं आई नो टू स्पीक। अब मैं अगर किसी भी स्टूडेंट से ये पूछूं कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर वो कहेगा आई नो टू स्पीक ये सर गलत है, आई नो हाउ टू स्पीक सही है। अब उससे अगर मैं ये बोलूं कि आई नो स्पीक, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, आई नो स्पीक क्यों? ये तो गलत हो गया सीधा सीधा, क्योंकि वो बोलेगा कि सर अगर यहां पे देखोगे तो आई क्या है? सब्जेक्ट है, नो क्या है? आपका वर्ब है, वर्ब के बाद आप क्या लिखते हो? ऑब्जेक्ट लिखते हो। लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आता है? या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। आपने वर्ब को ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया जो कि गलत है। तो मतलब यहां पे जो आपने सही कहा ये कहा, लेकिन बाकी जगहों पे आपने गलत कह दिया। ऐसा आपने क्यों कहा? ठीक है, सुनना मेरी बात को, अभी वर्ब के बाद टेंस पढ़ाऊंगा मेरे भाई, पहले वर्ब तो पढ़ लो। अब ये चीज अगर आपको यहाँ पे क्लियर हो रही है, मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं, तो आपने यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकाला? आपने कंक्लूजन ये निकाला कि सर जब हम लोगों ने कहा आई नो राम वेल तब ये सही था। ठीक है, जब हमने कहा आई नो हाउ टू स्पीक तब ये सही था। तो हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो भाई अगर आप एक चीज गौर करो, ऐसा कर क्यों रहे हैं? यहां पे अगर आप देखोगे तो हमने क्या लिखा है? आपने कहा सर राम लिखा हुआ है। यहां पे हमने क्या लिखा है? आपने कहा सॉरी, यहां पे हमने क्या लिखा है? आपने कहा सर इंग्लिश लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि राम जो है वो किसी पर्सन का नाम है, समझना मेरी बात को। ये जो इंग्लिश है ये किसी लैंग्वेज का नाम है। ठीक है, तो हमेशा इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर हम किसी भी पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी भी प्लेस की बात कर रहे हैं, जब भी हम लोग किसी पर्सन की बात करते हैं या जब हम किसी प्लेस की बात करते हैं, तो पर्सन और प्लेस का अपना एट्रीब्यूट होता है। यहां पे लिख लीजिए, पर्सन प्लेस का अपना एट्रीब्यूट होता है। अब कुछ बच्चों को यह नहीं समझ में आएगा कि आप सर बताना क्या चाहते हो कि पर्सन और प्लेस का अपना एट्रीब्यूट होता है। अपना एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी। ठीक है, पर्सन और जो प्लेस होते हैं इनकी अपनी क्वालिटी होती है, अपनी विशेषता होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हम पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ रहता है, हम उस व्यक्ति को पूछ सकते हैं कि वो क्या करता है। हर इंसान की अपनी क्वालिटी होती है, जैसे मेरी कोई क्वालिटी होगी, हर प्लेस की अपनी एक विशेषता होती है। ठीक है, सॉरी, तो मैंने कहा कि जो पर्सन और प्लेस होते हैं उनकी अपनी क्वालिटी होती है। लेकिन यहां पे अगर आप गौर करोगे, ये जो आपने यहां लिखा था स्पीक, यहां पे आपने लिखा था स्पीक, ठीक है, ये हमारी क्या है? वर्ब है। तो ये एक चीज ये लिखना नोट करके, दूसरी बात ये लिखना, जो वर्ब होती हैं, वर्ब का एट्रीब्यूट नहीं होता। एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटी, वर्ब की कोई क्वालिटी नहीं होती है। वर्ब का एट्रीब्यूट या क्वालिटी नहीं होता है, ये रखना। और दूसरी चीज लिखना, वर्ब क्या होती है? एक्शन होती है। ठीक है, वर्ब क्या होती है? एक्शन होती है। और एक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मैनर से। वर्ब, ये देखो जगह ही खत्म हो गई। तो वर्ब सबको पता है एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारा एक्शन होता है, एक्शन को हम बताते हैं किससे? आपने कहा सर मैनर, एक्शन का क्या होता है? मैनर। क्योंकि कोई भी आप काम करते हो तो करने का तरीका पूछा जाता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो टीच करना, मैंने कहा आई नो हाउ टू टीच, तो टीच करना एक एक्शन है, वो वर्ब है टीच, तो एक एक्शन है। एक्शन का अपना तरीका होता है। जैसे आप किसी से पूछोगे कैसा पढ़ाता है, कोई कहेगा अच्छा, कोई कहेगा बुरा। ठीक है, तो यानी ये मैनर जो होते हैं, मैनर, मैनर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपने कहा सर मैनर को रिप्रेजेंट किया जाता है हाउ टू से। मैनर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाउ टू से। इसके पीछे खैर यही लॉजिक है, सिंपल। कभी भी अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे
कि आपने यहाँ पे आई नो हाउ टू स्विम क्यों लिखा। तो सिंपल आप बता सकते हो भाई, देखो ये जो स्विम है ये वर्ब होती है। वर्ब को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्शन से करते हैं। और एक्शन को बताने के लिए क्वालिटी की जरूरत नहीं होती, एक्शन को बताने के लिए मैनर की जरूरत होती है, यानी किस तरीके से करते हैं। और मैनर के लिए जो हमारी एडवर्ब होती है वो हाउ टू होती है, ठीक है। यानी होती तो हाउ है, इस बात को ध्यान रखिएगा, होती तो हाउ है, लेकिन उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं पहली फॉर्म, तो इस वर्ब को टू के साथ जोड़ देते हैं इंफिनिटिव। तो हाउ टू लर्न, हाउ टू स्विम। तो ये इसके पीछे का रीजन होता है कि जो हमारी वर्ब एक्शन होती हैं, एक्शन हम मैनर से बताते हैं। पहले बताओ समझ में आया आप सभी लोगों को जो बात बता रहा हूं, ठीक है। तो इस वजह से आई नो हाउ टू स्विम, ही टॉट मी हाउ टू स्विम, ही टॉट मी हाउ टू स्पीक। अब जैसे मैं यहां पे बोलूं आई नो हाउ टू टीच, अब कोई आपसे पूछे हाउ क्यों लगा तो आप बता सकते हो, टीच हमारी वर्ब है, वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन को हम रिप्रेजेंट मैनर से करते हैं, और मैनर बताने के लिए जो हमारी एडवर्ब होती है वो हाउ होती है, इसलिए हाउ लिख दिया। और ये हमारी वर्ब की पहली फॉर्म है, उसके साथ टू लगा दिया, तो हाउ टू टीच हो गया। इस वजह से हाउ टू स्पीक सही है। इसमें लिखा था दे आर कोर्स एंड इंसल्टिंग एंड डोंट नो टू बिहेव, बिहेव हमारी वर्ब है, तो यहाँ टू लिखा है, ये मैनर को रिप्रेजेंट करता है, तो मैनर के लिए एडवर्ब हाउ होती है, तो हाउ टू बिहेव लिखेंगे। बताओ भाई, थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को क्रिटिकल लग रहा हो, आ गया सबको समझ में? चलो एक बार सभी लोग खैर कमेंट करके मुझे बता देना कि इसके पीछे पूरा लॉजिक वगैरह सब समझ में आ गया क्या था। तो आते हैं आपके कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे। देखो जो कॉन्सेप्ट नंबर 6 है वो बहुत इजी है, बहुत इजी है। पहले मैं कोई कॉन्सेप्ट ही इसके अंदर नहीं बताऊंगा, सबसे पहले मैं 2 क्वेश्चन दूंगा और इन्हीं 2 क्वेश्चन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा इट इज इजियर टू टॉक देन टू एक्ट, इट इज इजियर टू टॉक देन टू एक्ट। आ गया सबको? चलो बढ़िया। हाँ, हाउ मैनर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी एडवर्ब में आगे पढ़ाऊंगा अभी आप सभी लोगों को। तो इट इज इजियर टू टॉक देन टू एक्ट। अब इसमें सोचो क्या गलती हो सकती है, किसी को कोई आइडिया है? जैसे एक और लिख देता हूं, दे हैव डिसाइडेड टू मीट, दे हैव डिसाइडेड टू मीट एंड क्या लिख दिया जाए, टू थैंक द मैनेजर। देखो अब यहां पे आप देखोगे ना, लिखा है इट इज इजियर टू टॉक देन टू एक्ट। अगर आप गौर करोगे तो यहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका? आपने कहा सर इन्फिनेटिव का, इन्फिनेटिव से, यही तो लिखा इट इज इजियर टू टॉक देन टू एक्ट। और यहां पे क्या कर रहे हैं, दे हैव डिसाइडेड टू मीट एंड टू थैंक द मैनेजर। उसने डिसाइड किया कि वो मैनेजर से मिलेगा और उसको क्या बोलेगा, थैंक्स बोलेगा, ठीक। अब यहां पे अगर गौर करो मेरे भाई ना, बस बड़ा सिंपल सी चीज बतानी है। कह रहा इट इज इजियर टू टॉक देन टू एक्ट, यहां पे इन्फिनेटिव का कंपैरिजन इन्फिनेटिव के साथ है, तो यहां पे आपने इन्फिनेटिव लगा रखी है। दूसरा वाला अंडरस्टूड है इन्फिनेटिव के साथ ही हो रहा है, तो यहां दोनों जगह पे टू नहीं लगेगा, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक। जैसे उसने डिसाइड किया मिलने का और मैनेजर को थैंक बोलने का, देखें तो बीच में ये जो आपने एंड कंजंक्शन लगा रखा है दैट इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ता है। आप इतना टिपिकल लैंग्वेज अगर छोड़ दीजिए एक बार, बस इतना देखिए कि यहां पे आपका इन्फिनेटिव है और यहां पे भी आपने इन्फिनेटिव लिखा हुआ है। तो जब ऑलरेडी आपने यहाँ पे इन्फिनेटिव लगा रखा है तो यहाँ पे ये टू लगाने की जरूरत नहीं है, वो हमारा अंडरस्टूड है, तो वो टू मीट एंड थैंक द मैनेजर हो जाएगा। तो उसमें और ज्यादा लिखने की आपको किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरीके से इसको भी देखिए, ही वाज आस्क्ड, उससे पूछा गया था पे करने के लिए, द फाइन और टू लीव द रूम। अब आप देखो यहाँ पे और से ये कंजंक्शन होता है हमारा और, ठीक है। ये ऑल्टरनेट वाले कंजंक्शन जो होते हैं ना, ऑप्शन बताते हैं या तो ये या तो ये, ठीक है। तो इसने टू पे और टू लीव को आपस में जोड़ रखा है, तो यहां पे जब आपने इन्फिनेटिव लगा रखा है तो ये टू हटा दीजिए। उसी तरीके से आई हैव टू डू मोर इंपॉर्टेंट वर्क देन अटेंडिंग द पार्टी। अब यहां पे आप गौर करना, ठीक है, यहां पे किसी को फंसना नहीं है, बड़ा सिंपल सा एरर है इसमें।
यहाँ पे आई हैव टू डू लिखा हुआ है, आई हैव टू डू मोर इंपॉर्टेंट वर्क देन। अब यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो कंपैरिजन तो सेम रैंक के स्ट्रक्चर में करो ना। ये इन्फिनेटिव है तो ये भी इन्फिनेटिव लगाओ, यहाँ अटेंडिंग लग गया, और इन्फिनेटिव में बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, टू नहीं लगाना है, अटेंड द पार्टी कर लीजिए, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताते हैं, नेक्स्ट टाइप पे आ जाइए, आपका 7 नंबर। अच्छा जी, 7 नंबर का टाइप समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं जो कि ऑलरेडी आप सभी लोगों को समझा चुका हूं। उसमें एक नई चीज मैंने ऐड करी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। मेरा देखिए पढ़ाने का तरीका इसी तरीके से होता है, कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5। इससे लड़के को बड़ी अच्छे से हर चीज समझ में आती है, हर चीज बिल्कुल अलग अलग रहती है। कॉन्सेप्ट 1 ये है, कॉन्सेप्ट 2 ये है, कॉन्सेप्ट 3 ये है, इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन। ठीक, जैसे मैंने कहा कि ही इंजॉयड ब्लैंक दे दिया और मैंने लिखा द मैच। दूसरा लिखा मैंने ही डिनाइड द मैच। यहां मैंने लिखा ही वांटेड द मैच। जो मैंने इन्फिनेटिव की पहली क्लास ली थी उसके अंदर ये चीज मैंने आप सभी लोगों को समझाया था, ठीक है। और उसमें समझाया मैंने आप सभी लोगों को ये था कि देखो भाई यहां पे ना ये जो ABC है इसमें 3 ऑप्शन दे देता हूं। मैंने पहला ऑप्शन दिया टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, यानी मैंने लिखा टू प्ले, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। मैंने यहां पे आपको B ऑप्शन दिया टू हैव प्लेड, और तीसरा ऑप्शन मैंने आपके लिए दिया दैट इज प्लेइंग। अब आपको फिल करना है कि कहां पे टू प्ले लिखना है इन्फिनेटिव, कहां पे टू हैव प्लेड लिखना है और कहां पे प्लेइंग लिखना है। इन तीनों चीजों में मैंने आपको यह समझाया था कि ये जो टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म होती है आपकी, इसका प्रयोग हम करते हैं पोटेंशियल एक्शन बताने के लिए। और मैंने पोटेंशियल एक्शन के बारे में आपको यह बताया था, पोटेंशियल एक्शन वो एक्शन होते हैं जो भविष्य में होना हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा एक्शन है जो अभी नहीं हुआ है, जो भविष्य में होगा, उसके लिए हम इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो आपका टू हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है, मैंने कहा था इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई कंप्लीट एक्शन बताना हो, यानी कोई ऐसा काम जो पूरा हो चुका हो। और ये प्लेइंग के लिए मैंने 2 बातें बताई थी। मैंने कहा वर्ब की ING फॉर्म का यूज हम तब भी करते हैं जब कोई चीज प्रोसेस में हो, यानी चल रही हो, और हम तब भी करते हैं जब कंप्लीट कोई चीज हो गई हो, ठीक है। दोनों चीज के लिए करते हैं। और ये बात मैंने आपको समझाई भी थी कहां पे कंप्लीशन होगा और कहां पे नहीं होगा। अभी फिर से समझा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही इंजॉयड। अब आपको पता है कि भाई अगर हम मैच को एंजॉय कर रहे हैं तो सोच के देखिए कि मैच अभी भविष्य में शुरू होगा, क्या आप एंजॉय कर पाओगे? आपने कहा नहीं। मैंने कहा कि मैच खत्म हो गया, क्या आप एंजॉय कर पाओगे? आपने कहा नहीं। अगर मैच चल रहा होगा आप तभी एंजॉय कर सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल। यानी यहां बात हो रही है प्रोसेस की, जो चीज चल रही हो, यानी इनकम्प्लीट एक्शन हो, तो आप यहां पे लिख लोगे प्लेइंग। तो यहां पे जो आपने प्लेइंग लिखा है वो किस सेंस में लिखा है, कंप्लीट एक्शन या इनकम्प्लीट एक्शन? आपने कहा सर जो चीज प्रोसेस में है, यानी जो चीज प्रोसेस में होती है वो कैसी एक्शन होती है? आपने कहा वो इनकम्प्लीट एक्शन होती है। तो आपने यहाँ पे इसको इनकम्प्लीट एक्शन के रेफरेंस में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने लिखा ही डिनाइड द मैच। मैंने आपको डिनाइड का मतलब क्या बताया था? मैंने डिनाइड का मतलब आपको बताया था नॉट टू एडमिट, यानी जब व्यक्ति कोई काम कर लेता है लेकिन उसको मानता नहीं है, यानी वो काम कर चुका है, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, बस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक। तो अब अगर आपने यहाँ डिनाई लिख दिया तो इसका मतलब ये हो चुका है कि एक्शन तो खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, बस आप उसको मान नहीं रहे हो। तो मतलब यहाँ मैच खेलने का काम हो चुका है। तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये भी लिख सकते हैं टू हैव प्लेड, ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे प्लेइंग भी लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे भी आपने प्लेइंग लिखा था, यहाँ पे भी आपने प्लेइंग लिखा था, दोनों में अंतर यह है कि भाई उनका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है, आपको भी पता है यहाँ भी प्लेइंग है और यहाँ भी प्लेइंग है। अंतर बस इतना है, ये इनकम्प्लीट एक्शन के सेंस में लिखा हुआ है और ये कंप्लीट एक्शन के सेंस में लिखा हुआ है। कोई अगर आपसे पूछे कि तुमको कैसे पता कि यहाँ इनकम्प्लीट एक्शन है, यहाँ पे कंप्लीट एक्शन है, तो आप वर्ब से बता सकते हो कि भाई देखो यहाँ पे एंजॉय है, किसी चीज को हम तभी एंजॉय करते हैं जब वो चल रही होती है, और यहाँ पे डिनाइड है। डिनाइड का मतलब होता है नॉट टू एडमिट, मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुका है, दैट्स वाई ये कंप्लीट एक्शन बता रहा है।
अब अगर मैं तुम वांटेड की बात करोगे तो मैंने कहा कि आई वांटेड टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता था ना, गया तो हूं नहीं, तो इसका मतलब अगर ये होगा भी तो भविष्य में होगा। तो यहाँ पे ये जो वांटेड लिखा हुआ है, तो वांटेड से हमें समझ में आ गया कि भाई कोई काम होगा जो भविष्य में होगा, यानी ये पोटेंशियल एक्शन को रेफर करता है। मैंने आपको पोटेंशियल एक्शन के बारे में बताया है। पोटेंशियल एक्शन मतलब टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, तो यहाँ पे टू प्ले हो जाएगा। ठीक, ये बात खैर मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखी थी, पहले लेक्चर में पढ़ा रखी थी। अब नई चीज देखिए यहाँ पे क्या है, नई चीज ये है कि इन्होंने सब कुछ सेम लिखा है। एक बार इसको काट के देखो, नथिंग बट, नथिंग बट और नथिंग बट। ठीक है, अब एक बार इसको इन दोनों को पढ़ के देखो, ये वाला पढ़ के देखो, ये वाला पढ़ के देखो। ही इंजॉयड टू प्ले हॉकी लिखा हुआ है। अब आपको नथिंग बट दिख रहा है? आपने कहा नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो सर सिंपल लग रहा है, इंजॉय के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, तो यहां पे क्या लिख दो? आपने कहा सर यहां पे प्लेइंग लिख दो, ये सही हो गया। यहां पे वांटेड है, आपने कहा वांटेड तो पोटेंशियल एक्शन होता है, यहां पे टू प्ले लिख दो, कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को नहीं। अब इसको हटा के देख लो, अब इसको हटा लेते हैं। कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेंटेंस वैसे ही बनेगा। ये जो बीच में नथिंग बट देता है ना, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो कभी कभी होता है ना कि हमें जैसे कहते हैं ना कि वहां पे भूत रहता है, उस रास्ते से मत जाना, वहां पे भूत रहते हैं। जब तक ये बात आपको नहीं पता रहती वहां पे भूत रहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चले जाते हो प्रभु का नाम लेके। फिर भी आप चले ही जाते हो प्रभु का नाम लेके, लेकिन फिर मन में डर आ जाता है, अरे होगा, क्योंकि वो आपको बता दिया गया है। समझ रहे हो? तो बस ये उसी तरीके से यहाँ पे है, नथिंग बट करके। तो नथिंग बट मतलब होता है जस्ट या ओनली, इसका मतलब होता है जस्ट या ओनली। ये सिर्फ यूज हम करते हैं किसी चीज को स्ट्रेस करने के लिए। स्ट्रेस करने का मतलब होता है किसी चीज पे जोर देना। जब हम किसी चीज को एम्फेसाइज करते हैं, जब हम किसी चीज पे जोर देते हैं, तो जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए हम यूज करते हैं नथिंग बट का। और इसका कोई काम नहीं है, हटा दोगे तो चल जाएगा, ठीक है, वो तो बस जोर देने के लिए लगाया गया है। लेकिन ये तीसरा वाला जो है ना, इसमें थोड़ा समझना, नोट करके, यही वाला मैं समझाने की बात कर रहा था। जब कभी भी आपके पास ये वाला फॉर्म आएगा, यानी अगर डू आता है, ठीक है, या आपके पास डज, डिड, ये सब आते हैं, डू, डज, डिड, डन, ये सब जब मेन वर्ब के तरीके से आपके सामने आते हैं, तो इनके साथ हमेशा हमेशा इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव लिखिएगा। बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की पहली फॉर्म लिखिएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां देखिए आपके सामने क्या आया, डिड, यू डिड नथिंग बट, तो इसके साथ बेस फॉर्म लिखिए, यहां सिर्फ प्ले लिखिए, टू प्ले नहीं, सिर्फ प्ले। बेयर इन्फिनेटिव का यूज आप लोगों को करना है। जैसे मैंने कहा ही हैज डन नथिंग बट टू वेस्ट हिज टाइम, ही हैज डन नथिंग बट टू वेस्ट हिज टाइम। अब आप मुझे बताओ गलती कहां दिख रही है आपको? आपने कहा सर यहां देखो, ही हैज, यहां पे क्या दिख गया, डन। डन कौन सी फॉर्म है? तीसरी फॉर्म है। तो मैंने कहा ये जो आपके टू डू फॉर्म होती है, टू डू फॉर्म लिख लो यहां पे, ये जो आपकी टू डू फॉर्म होती है जिसके अंदर डू, डज, डिड, डन, ये सब चीज आती हैं, इनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव। तो ये डन आया है तो डन के साथ हम सिर्फ वेस्ट लिखेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म, ये टू नहीं होगा। तो ऐसी गलतियां देता है कि ही हैज डन नथिंग बट वेस्ट हिज टाइम। तो मुझे लग रहा है कि ये 7 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है? एक बार कमेंट कर देना भाई अगर समझ में आ गया हो। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट पे, कॉन्सेप्ट नंबर 8 की बात करते हैं। देखो ये बस इतना ही लिखा हुआ है, कांट हेल्प बट। एक्चुअली ये एक मॉडल फ्रेज होती है, ठीक है, ये एक मॉडल फ्रेज होती है, इसको इतना जान लेना। और ये बताती क्या है? ये बताती है इनएबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अयोग्यता, यानी किसी चीज को न कर पाने की जो इंसान के अंदर योग्यता, जैसे किसी चीज को कर पाने के वो योग्य नहीं है, तो अयोग्य हुआ ना। तो यहां पे लिखा है कांट हेल्प बट। कांट, कांट से हमको समझ में आ रहा है कि भाई ये इनएबिलिटी बता रहा है। एक तो एबिलिटी होती है,
एबिलिटी मतलब योग्यता होता है किसी चीज को करने का, तो ये एक मॉडल होता है जो इनएबिलिटी यानी अयोग्यता बताता है। ठीक, इसमें कैसे आएगा, बस इसके लिए इतना ध्यान रखना, इसके साथ भी हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव जैसे ही बोलूं यानी वर्ब की पहली फॉर्म विदाउट टू, उसमें टू नहीं लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं लिखूं वी कांट हेल्प बट ऑन द, देखो वी कांट हेल्प बट टू वॉन्डर हु दिस यंग मैन इज। अब यहां पे गलती क्या है, आपने कहा सर वी कांट हेल्प बट, ये तो हमारी पूरी मॉडल फ्रेज हो गई ना। मॉडल फ्रेज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, पहली फॉर्म आती है, तो पहली फॉर्म लिखनी चाहिए। ये टू अननेसेसरी लिखा था, बीच में हटा दो, इस तरीके से गलती आती है। तो अब आप सभी लोगों को मैंने तीन चीजें वर्ब एडवांस के अंदर पढ़ा दिया, ठीक है। वो कौन कौन सी चीज है, एक मैंने सबसे पहले आपको जिरेंड खत्म कर दिया, दूसरा मैंने आपको पार्टिसिपल पढ़ा दिया था, तीसरा मैंने आपको इन्फिनेटिव कंप्लीट कर दिया,